क्रिप्टो की जब बात होती है तो जाहिर है मतलब बिटकॉइन का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, सबसे पहला सबसे बड़ा नाम। हाँ, लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? हमारे पास जो ये जानकारी है, ये स्रोत हैं, वो तो कुछ और ही इशारा करते हैं। सही बात है। बिटकॉइन के अलावा हजारों, सच में हजारों और डिजिटल सिक्के मौजूद हैं। जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स यानी ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। तो आज इन्हीं स्रोतों के जरिए हम थोड़ा बिटकॉइन से आगे बढ़कर ऑल्ट कॉइन्स की इस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये काफी पेचीदा दुनिया है वैसे। है तो ये ऑल्ट कॉइन्स आखिर हैं क्या भला? जैसा नाम से पता चलता है, ऑल्टरनेटिव कॉइन्स मतलब बिटकॉइन के विकल्प। सोचिए, जैसे पहली गाड़ी आई उसके बाद बेहतर, तेज या खास जरूरतों के लिए नई गाड़ियां बनी। हाँ बिल्कुल, अलग अलग मॉडल, अलग अलग जरूरतें। बस वैसे ही ऑल्ट कॉइन्स अक्सर बिटकॉइन की कुछ लिमिटेशंस को, कमियों को दूर करने या बिल्कुल नए काम करने के इरादे से बनाए गए हैं। हाँ, कुछ शायद स्पीड पे फोकस करते हैं, कुछ कॉस्ट कम करने पे। सही, कुछ लेन देन तेज और सस्ता बनाते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल नए डिजिटल एप्स बनाने के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर बिटकॉइन को हम डिजिटल सोना कहें, हाँ कहते ही हैं। तो अल्टकॉइन्स को शायद अलग अलग टेक कंपनियों के शेयर्स की तरह समझ सकते हैं। हर एक का अपना स्पेसिफिक मकसद। अच्छा, एनालॉजी है ये। चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर इनको और करीब से देखते हैं फिर। जरूर। अच्छा, तो ये जो जानकारी है हमारे पास, वो बताती है कि हर अल्टकॉइन का एक मिशन होता है, एक खास मकसद, और इन्हें मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ये क्या है? ये मानो क्रिप्टो की दुनिया के हाईवे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। ओके। जैसे इथीरियम ने ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया। अच्छा, वो कोड जो खुद ब खुद काम करते हैं शर्तें पूरी होने पर। हाँ बिल्कुल। और इसी नींव पर आज डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और एनएफटीज, वो यूनिक डिजिटल आर्ट वगैरह, ये सब इनोवेशन टिके हैं। एथेरियम तो बहुत बड़ा नाम है ऑल्ट कॉइन्स में, लेकिन सिर्फ एथेरियम ही नहीं है ना इस कैटेगरी में। बिल्कुल नहीं, और भी है। हाँ, जैसे हमारे पास जो जानकारी है उसमें सोलाना सोल का जिक्र है। ये अपनी जबरदस्त स्पीड और कम फीस के लिए जाना जाता है। हाँ सुना है इसके बारे में। इसे इथीरियम किलर भी कहते हैं कुछ लोग, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन वाले गेम्स या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। शायद इथेरियम पर उतना प्रैक्टिकल ना हो ये। सही। और स्रोतों में कार्डानो का भी जिक्र मिलता है। इसका थोड़ा अलग अप्रोच है। अच्छा, क्या अलग है इसमें? इसका फोकस एकेडमिक रिसर्च और पीयर रिव्यू पर ज्यादा है। मतलब ये दावा करते हैं कि वो एक ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित ब्लॉकचेन बना रहे हैं, काफी सोच समझकर। इंटरेस्टिंग। तो ये तो हो गए बड़े सीरियस प्रोजेक्ट्स, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक बिल्कुल अलग, बल्कि कहूं तो मजेदार कैटेगरी का भी जिक्र है, मीम कॉइन्स। ओह हाँ, मीम कॉइन्स, डोज कॉइन, शिबा इनू, ये सब। हाँ, ये अक्सर किसी मजाक या इंटरनेट कल्चर, किसी मीम से पैदा होते हैं। सही कहा। पढ़ने पर पता चलता है कि ये अचानक से बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, वायरल हो जाते हैं। लेकिन इनकी कीमत, वो तो बस सोशल मीडिया ट्रेंड्स या हाइप पर टिकी होती है ना। बिल्कुल। इनमें कोई फंडामेंटल वैल्यू या कोई असल इस्तेमाल ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनमें पैसा लगाना मतलब बेहद जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्की। रातों रात भारी गिरावट भी आ सकती है। बिल्कुल। पूरी तरह स्पेकुलेशन पर आधारित। अच्छा, जोखिम के बाद चली है तो एक और कैटेगरी है जो इसका ठीक उल्टा करने की कोशिश करती है, स्थिरता लाने की। वो है स्टेबल कॉइन्स। हाँ, स्टेबल कॉइन्स, जैसे टेथर, यूएसडीटी या यूएसडीसी। इन दस्तावेजों के मुताबिक इनका मकसद होता है अपनी कीमत किसी असली दुनिया की करेंसी, जैसे अमेरिकी डॉलर, के बराबर बनाए रखना, लगभग $1 के आसपास। हाँ, कोशिश यही रहती है। ट्रेडर्स अक्सर मार्केट जब बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो अपनी वैल्यू बचाने के लिए इनमें पैसा पार्क कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ हेवन हो गया क्रिप्टो की दुनिया में। कुछ हद तक कह सकते हैं, हाँ। हालांकि इनमें भी अपने रिस्क होते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, फिर कुछ टोकन ऐसे भी हैं जिनका एक बहुत ही खास काम होता है। इन्हें यूटिलिटी टोकन्स कह सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, यूटिलिटी टोकन्स, जैसे चेन लिंक का जिक्र है। इसका काम है ब्लॉकचेन को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बाहरी दुनिया से मतलब जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा या मौसम का हाल, ये सब जानकारी सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन तक पहुंचाना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इसकी जरूरत पड़ती है।
ओके, समझ गया। और जैसे फाइल कॉइन है, ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क है। मतलब फाइल स्टोर करने के लिए जैसे ड्रॉप बॉक्स होता है, पर डिसेंट्रलाइज्ड। इंटरेस्टिंग। और एक और कैटेगरी है शायद, गवर्नेंस टोकन्स। हाँ, गवर्नेंस टोकन्स, जैसे यूनिस्वैप। ये होल्डर्स को, जिनके पास ये टोकन है, उस प्रोजेक्ट के भविष्य से जुड़े फैसलों में वोट देने का अधिकार देते हैं। अच्छा, कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरह। हाँ, काफी हद तक वैसा ही कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, क्या बदलाव होंगे, इसमें कम्युनिटी की राय ली जाती है इन टोकन्स के जरिए। वाह, मतलब ये कैटेगरीज दिखाती हैं कि ये दुनिया कितनी विविध है। बिटकॉइन एक आइडिया था, लेकिन अब तो हर छोटी बड़ी जरूरत या सोच के लिए एक अलग कॉइन या टोकन बन रहा है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये कैटेगरीज दिखाती हैं कि ये स्पेस कितना एक्सपेरिमेंटल है। एक तरफ इथेरियम जैसे बड़े स्थापित प्लेटफॉर्म है, हाँ, भी हैं जो इन कैटेगरीज की लाइन को थोड़ा ब्लर करते हैं, मतलब एक से ज्यादा काम करने का दावा करते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात जो इन पेपर्स में बार बार आती है, वो है इन अलग अलग ब्लॉकचेन, मतलब इन अलग अलग हाईवेज के बीच आपस में बातचीत, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। हाँ। वो अब भी एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, ये सब तो हुई तकनीक की बात, पर जो लोग पैसा लगाने का सोचते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? ये स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, जानकारी ये बता दी है कि ऑल्ट कॉइन्स में हाँ, बिटकॉइन के मुकाबले शायद ज्यादा ग्रोथ की संभावना दिख सकती है। पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है कुछ केसेस में। और पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन लाने का भी एक तरीका हो सकते हैं ये। हाँ, बिल्कुल। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे DeFi या Web3, उसमें शुरुआत में ही हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है इनके जरिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है ना? बहुत बड़ा लेकिन है। जैसा हमने मीम कॉइन्स के मामले में देखा, जोखिम यहाँ बहुत बहुत ज्यादा है। अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी बिटकॉइन से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। कहीं ज्यादा। रातों रात पैसा आधा या उससे भी कम हो सकता है। और साथ ही इन स्रोतों में स्कैम और धोखाधड़ी के खतरों पर भी काफी जोर दिया गया है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों। हाँ, उनमें से सही चुनना तो बहुत मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल। बहुत सारे तो बस जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में शुरू होते हैं और गायब हो जाते हैं। तो फिर इतने जोखिम और इतने सारे विकल्पों के बीच कोई रास्ता कैसे निकाले? क्या सलाह देते हैं ये स्रोत? देखिए, सभी स्रोत एक ही बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। DYOR, डू योर ओन रिसर्च, मतलब खुद अपनी रिसर्च करें। किसी के कहने पर या सिर्फ कीमत बढ़ती देखकर पैसा न लगा दें। बिल्कुल नहीं। किसी भी कॉइन में पैसा लगाने से पहले उसकी वेबसाइट ठीक से देखें, उसका व्हाइट पेपर पढ़ें। व्हाइट पेपर मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोजेक्ट का पूरा प्लान, उसकी टेक्नोलॉजी का डिटेल होता है। टीम के बारे में जानना भी जरूरी होगा, कौन लोग हैं इसके पीछे। बहुत जरूरी। टीम कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वाकई उनके तरीके में दम है, ये सब समझना जरूरी है। और भरोसेमंद एक्सचेंज चुनना भी जरूरी है शायद। स्रोत कुछ नाम बताते हैं। हाँ, कुछ एक्सचेंजों का जिक्र है, जैसे बाइनेंस या CoinDCX। भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही खरीदें बेचें। और सबसे जरूरी सलाह जो हर जगह मिलती है, क्या? केवल उतना ही पैसा लगाएं जिसे खोने का जोखिम आप आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा डूबने का खतरा हमेशा रहता है। सही बात है। और ये भी साफ कर दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ समझने समझाने के लिए कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। जाहिर है, ये बस जानकारी है जो उपलब्ध स्रोतों से मिली है। निवेश का फैसला पूरी तरह आपका अपना होना चाहिए, अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से क्या समझ आता है? ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया बिटकॉइन से बहुत बड़ी है, ज्यादा रंगीन है, संभावनाओं से भरी है। और इनोवेशन की रफ्तार भी बहुत तेज है। हाँ, लेकिन फिसलन और गड्ढे भी उतने ही ज्यादा हैं। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जानकारी ही बचाव है। हवा में उड़ने से पहले प्रोजेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये सोचना भी जरूरी है कि बिटकॉइन के बाद जो ये हजारों एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये सब मिलकर भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इंटरनेट को कैसे शक्ल देंगे। ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी इस कहानी के शायद शुरुआती पन्नों पर ही हैं। असली सवाल तो यही बना रहता है कि इस विशाल और लगातार फैलते इकोसिस्टम में कौन सी खोजें, कौन से प्रोजेक्ट्स सिर्फ शोर साबित होंगे और कौन से वाकई टिकेंगे और हमारे समाज पर गहरा असर डालेंगे। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।